dear student, good morning. So we were learning about unit in previous lecture. So after that we will continue the same topic in this lecture, that is unit, and we have also discussed in previous lecture about what is mechanics, what is their classification, and what is applied mechanics, their applications. So let's see some principal application again in our practical life of applied mechanics और mechanics. जैसे कि मैकेनिक्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी करा था, तो कुछ जो है मैं आपको एप्लीकेशंस और डिस्कस करता हूँ। जनरली जो आप देखते होंगे, जैसे कि अगर आप अपने कार की सीट बेल्ट बांधते हैं या देखते होंगे, सीट बेल्ट लगी रहती है कार में, आगे भी पीछे भी, तो वो क्या करती है, अचानक से अगर मान लीजिए आपकी कार मूव कर रही है, अगर कार आपकी मूव हो रही है, दैट मीन्स कि आप एक पोजीशन में है। अगर एक्सीलरेशन है, आप देखिए एक्सीलरेशन में और स्पीड में अंतर होता है। एक्सीलरेशन में क्या होता है कि एक फिक्स रेट से पर सेकेंड पर यूनिट टाइम जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है ना। एक फिक्स रेट से पर यूनिट टाइम पे स्पीड जो है हमारी वो बढ़ती रहती है। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 10 स्पीड है, तो उसी के साथ आप मूव करेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होगी। वो स्पीड हर टाइम पे, हर सेकंड पे 10 ही रहेगी। लेकिन अगर एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन में क्या होगा कि मान लीजिए इस सेकंड स्पीड 10 है, तो नेक्स्ट सेकंड हो सकता है 11 हो जाए। अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, या 2 का है, तो हो सकता है नेक्स्ट सेकंड 12 हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड 14 हो जाए। तो दैट मीन्स कि स्पीड हमारी बढ़ रही है। तो जब भी हम देखते हैं कि एक्सीलरेट हो रही है, उस कंडीशन में हमारे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है ना। पीछे की तरफ आप देखिए, अगर गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है तो आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम अचानक से ब्रेक मारते हैं, तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। हम एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे थे, हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो हमारा जो वो स्टेट था, स्पीड वाला स्टेट, वो चेंज हो रहा है। तो स्टेट जब चेंज होता है, तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, एक रिएक्टिव फोर्स लगता है। क्या, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि हमारा स्टेट अगर चेंज हो रहा है, तो हम जो बॉडी होती है उसका अपोज करती है, विरोध करती है ना। तो क्या होगा कि इसी वजह से आप क्या करेंगे, आगे की तरफ जब ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, धक्का लगता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए जो हम यूज करते हैं सीट बेल्ट, उसको अवॉइड करने के लिए कि हमें धक्का न लगे, हम गिरे ना, हमें चोट ना लगे, उसके लिए हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपने देखा इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया का एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखे होंगे, ये हो गया आपका इनर्शिया का एप्लीकेशन। ऐसे ही अगर आप एयर बबल की बात करें, तो आपने देखे होंगे एयर बबल एक प्राइम एग्जांपल है इम्पल्स का। आप देखते होंगे एयर बबल जनरेट होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट में बबल जनरेट होने की वजह से बस्टिंग होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उसमें क्या होता है कि जो किनारे होते हैं वो सर्कुलर मोशन, मान लीजिए टर्न है, तो वो एक एग्जांपल आपको सर्कुलर मोशन का मिलेगा कि किस तरीके से टर्न होके, क्या नाम है, ट्रैक्स सर्कुलर मोशन प्रदान करते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग वगैरह तो आपने देखी होगी। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन आपका प्राइम एग्जांपल है। देखिए आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी बॉडी है उस पर अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो वो उसके क्या नाम है, स्टेट में परिवर्तन नहीं आएगा, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। ठीक है, बर्नौली बर्नौली की प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मतलब कि आपका जो वायुयान वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो ये कुछ प्राइम एग्जांपल हैं जो आप जनरली, आप और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट।
तो देखिए यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमें वेट मेजर करना हो तो हम बोलते हैं 10 kg है, 20 kg है। तो वहाँ पे आप दो चीज़ बोल रहे हो, एक तो 10 बोल रहे हो, दूसरा kg बोल रहे हो। 10 दूसरी चीज़ हो गई, kg दूसरी चीज़ हो गई। kg क्या है? वो यूनिट है जिसमें हम व्यक्त कर रहे हैं, है ना। हम 10 mg भी तो बोल सकते हैं, वो भी यूनिट है, मिलीग्राम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक जब हम किसी भी संख्या को व्यक्त करते हैं, कोई भी चीज़ हम व्यक्त करते हैं, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, कुछ भी हो, तो एक तो होता है उसका आंकिक मान और दूसरा दूसरा होता है उसकी यूनिट। जब भी हम किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं तो उसमें एक हमारे पास आंकिक मान होता है। मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, अगर हमने उसको व्यक्त किया तो दो चीज़ें होती हैं। एक उस भौतिक राशि जिसमें हम जिसमें जिस जिसको मेजर कर रहे हैं उसका आंकिक मान होता है, और दूसरी होती है उसकी यूनिट जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं। यूनिट मतलब इकाई। अब देखिए जैसे आपने बोला कि 10 kg या 100 मीटर, तो 100 जो हो गया उसका आंकिक मान हो गया, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। वो दिखाता है कि कितना ज़्यादा है। आंकिक मान जैसे जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव में, प्लस में, है ना। तो जैसे जैसे आंकिक मान बढ़ेगा, जो भी हम भौतिक राशि मेजर कर रहे हैं उसकी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो और उसके पीछे क्या होगा, यूनिट लगी रहेगी। अब जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है क्यू, यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भौतिक राशि क्यू है, उसको आपको मेजर करना है। मान लीजिए एन जो है वो आपका आंकिक वैल्यू है, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू उसकी उस भौतिक राशि की यूनिट है। हमें नहीं पता कि भौतिक राशि कौन सी है। तो अगर हम व्यक्त करेंगे तो Q इक्वल टू एन इंटू यू, दैट इज वही आप लिखते हो कि 10 kg या 10 मीटर, है ना, या 10 सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो गया, आपकी यूनिट हो गई, और 10 क्या हो गया, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं यूनिट को मेजर करने के, जो हम यूनिट लिखते हैं, देखिए उसके कई सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम यूनिट को लिखते हैं। जैसे कि आपका एमकेएस सिस्टम हो गया, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एसआई हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एमकेएस की, तो आप नाम से ही देख रहे होंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दैट मीन्स कि अगर हमारी लेंथ होगी तो हम उसको मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। उसकी हम यूनिट मीटर ही लेंगे अगर हम एमकेएस सिस्टम में चल रहे हैं, है ना। और देखिए कभी ये नहीं होता है कि आपने एक क्वांटिटी की यूनिट एमकेएस में ले ली तो दूसरी की उससे, अगर कोई एक भौतिक राशि आप ले रहे हैं तो अगर आपने लिया है तो वहाँ पे मान लीजिए लेंथ भी इन्वॉल्व है, लेंथ भी है और वेट भी है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप लेंथ की जो यूनिट है वो एमकेएस में ले लीजिए और वेट की यूनिट आप सीजीएस या किसी अदर जो है यूनिट सिस्टम में लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एमकेएस की, तो एम से हमारा मीटर हो गया, दैट मीन्स कि लेंथ की यूनिट जो होगी वो हमारी मीटर होगी। बात करेंगे वेट की, द्रव्यमान की, सॉरी, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की यूनिट जो हमारी होगी वहां पे किलोग्राम होगी, है ना, किलोग्राम। तो उसके अलावा अगर हम टाइम की बात करेंगे, समय की, तो उसको हम सेकंड में ही लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है सीजीएस, अगर सीजीएस की बात करें तो यहाँ पे एमकेएस से डिफरेंस है। इसमें क्या है कि हम जहाँ पे किलोग्राम ले रहे थे वेट के लिए, हम वहाँ पे लेंगे ग्राम। जहाँ पे हम मीटर ले रहे थे हम वहाँ पे क्या लेंगे, सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे और यहाँ पे जब आप जो क्वांटिटी मेजर करेंगे वो अलग हो जाएगी। अब बात करेंगे समय का, तो समय यहाँ भी सेकंड है और वहाँ भी सेकंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफपीएस या फुट
पाउंड सेकेंड। तो जो हम लंबाई की यूनिट में मीटर और किलोमीटर में ले रहे थे, यहाँ पे हम उसको फीट में लेंगे, जिसको आप फुट भी बोलते हो, फुट बोलते हैं जनरली। आपने गांव में देखा होगा कि कितने फुट का है, कितने फुट का है, या हाइट कितने है, 6 फीट है, ठीक है। तो ये हो गया फुट। उसके अलावा अगर हम मास की बात करें, तो जो हम केजी और ग्राम में ले रहे थे, यहाँ पे हम उसको पाउंड में लेते हैं। और टाइम हमारा सेकेंड वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसआई सिस्टम की, तो एसआई के अंतर्गत हमारे 7 मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं से निकली हुई हैं, फंडामेंटल से ही बनाई गई हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड या व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। चलिए, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, तो देखते हैं कि ऐसी, ये मतलब ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको पूर्ण रूप से आप, जो मतलब फ्री होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होती है ना, किसी अन्य मात्रक के थ्रू इनको डिराइव नहीं किया जा सकता है, ये कंप्लीटली फ्री होती हैं, ठीक है। और इनकी एक फिक्स डिफिनीशन होती है, इनको अन्य किसी भी मात्रक के द्वारा हम गेन नहीं कर सकते हैं। तो वही डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि हम किसी अन्य मात्रक के द्वारा इनको बना नहीं सकते हैं, जबकि डेराइव क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम मूल मात्रक की सहायता से ही बनाते हैं। बात करते हैं अगर डेराइव क्वांटिटीज की, तो वही चीज़ है, अतः ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की उपयोग करके बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर, मीटर 2 बार मिला हुआ है, मीटर स्क्वायर बना। मीटर हमारी किसकी क्वांटिटी है, अगर हम मूल मात्रक देखें तो वो लंबाई का, लंबाई जो है उसका मूल मात्रक, मूल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो है वो मीटर होती है, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके हमने क्षेत्रफल, एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक हमने बना लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी आपको पता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी, दूरी की, दूरी का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। एमकेएस की बात करें, ओ अगर आप क्या नाम है, एमकेएस की बात करते हैं, मीटर किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर घनत्व, तो घनत्व डेंसिटी मास बाई वैल्यूम। मास मतलब वेट, ओ सॉरी, मास मतलब किलोग्राम, और वैल्यूम, वैल्यूम हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, दैट मीन्स मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सी डेराइव क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मूल मात्रक की सहायता से उनकी यूनिट को निकाल सकते हैं। मूल मात्रक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो अभी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि इनकी डिफिनीशंस क्या होती है, जो मैंने आपको कल नहीं बताया था, उसको एक बार देख लेते हैं कि मूल मात्रक की डिफिनीशन क्या होती है। पहला मूल मात्रक जो हमारा है, अब ये सारे जो मूल मात्रक हैं एसआई प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या होता था कि जो हमारा एमकेएस है 1976 में, 1976 या एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, इसमें हमने उसको क्या नाम है, हमने एसआई में चेंज कर दिया है। तो अभी एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल जो है वो 7 मतलब करके 7 भौतिक राशियाँ जो हैं एसआई के अंतर्गत डिसाइड की गई हैं। पहली हमारी है मीटर। तो अगर हम बात करें मीटर की, तो डिफिनीशन देखें तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड, मतलब सेकेंड के इतने पार्ट्स में 299,792,458 सेकेंड के इतने हिस्से में चली गई जो दूरी होती है उसको 1 मीटर कहते हैं। वैसे अगर आप देखें तो लाइट की स्पीड क्या होती है निर्वात में, 3 × 10⁸, यही होता है ना, समथिंग 3.2 जो कुछ है, अराउंड इतना जो है वो
मीटर पर सेकंड, इतना मीटर वो चलता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो उसका जब 1 सेकंड में इतना चलता है, 1 बाई अगर कर देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है। आप बात समझो, जैसे कि 1 मीटर 1 सेकंड में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर मान लीजिए x है, x मीटर है 1 सेकंड में। तो 1 मीटर की बात करेंगे तो 1 बाई एक्स कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है, ठीक है, वहीं से डेफिनेशन निकाली गई है। दूसरा अगर हम बात करें इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो कि पेरिस में है, उन्होंने क्या नाम है, एक देखिए एक किलोग्राम जो है इरिडियम प्लेटिनम की एक मिश्र धातु की एक उन्होंने किलोग्राम बनाया। देखिए क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास किलोग्राम है या जो जनरल आप देखते होंगे मार्केट में यूज होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप देखिए जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम के अकॉर्डिंग जो है जो मेटल्स होते हैं वो थोड़ा सा इलोंगेट होते हैं, मतलब कि पिघलते हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ठंडी आती है तो थोड़ा आप देखेंगे साइज जो है शेप वो बढ़ और घटते रहते हैं। इसी वजह से रेलवे की पटरियों आप देखते होंगे, रेलवे की जो पटरियाँ होती है उसको क्या नाम है पत्थर पे लगाया जाता है ना, कि उनके बीच की जो दूरी है वो मौसम चेंज होने पे चेंज ना हो, वरना हमारी ट्रेन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जब मेटल होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग जो है समय से पिघलते मतलब कि उनकी लेंथ जो है वो चेंज मतलब माइन्यूट वेरिएशन होता है, इतना बड़ा नहीं होता है कि आप जब तक आप माइक्रो लेवल पे मेजरमेंट नहीं करोगे आप नहीं पता कर पाओगे, लेकिन होता है, ठीक है। तो जो हमारा अब जैसे हमने डिसाइड कर लिया 1 किलो है, ये क्वांटिटी को हम 1 किलो बोलेंगे या इतनी क्वांटिटी को हम 1 किलो बोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक फिक्स क्राइटेरिया बनाएंगे ना, एक एक रेफरेंस किलोग्राम बनाएंगे ना, जिससे हम पूरे विश्व में, जैसे कि आज 1 किलोग्राम की डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में एक ही होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोग्राम इंडिया में अलग है, वहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, ठीक है। या जितने भी उस सिस्टम को मानने वाले देश होंगे जो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन है, तो वो तो वही फॉलो करेंगे। कहीं पे अगर कन्फ्लिक्ट आती है कि नहीं भाई ये कि हमारा वाला किलोग्राम तुम्हारे वाले से भारी है या ऐसा कुछ हुआ, तो वो फिर कहाँ जाएगा, वहाँ जाके वो मेजर कर लेंगे कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है ना। तो एक रेफरेंस क्या नाम है, एक रेफरेंस के लिए एक हमारे पास ऐसा किलोग्राम होना चाहिए जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो या इमेजरेबल हो। अगर चेंज भी होता है तो इतना माइन्यूट चेंज हो कि उससे फर्क ना पड़े। तो इसके लिए देखिए जो ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, मेजर्स है पेरिस में, इन्होंने प्लेटिनम और इरिडियम की एक मिश्र धातु की जो है एक टुकड़े को 1 किलोग्राम माना हुआ है और इन्होंने उसको रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे। अब अगर किसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ से जो है मेजरमेंट कर लिया जाता है। ऐसा होता नहीं है, जनरली हर देश उसके उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपने यहाँ भी एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। और अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम होता कितना है, तो देखिए जो जल होता है हमारा वाटर, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस से होती है, ठीक है। वैल्यूम सबसे कम होता है, ठीक है, उस टाइम पर डेंसिटी सबसे अधिक और वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो अगर हम 1 लीटर जो वाटर है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो जो होगा वो 1 किलोग्राम जो उसका वेट होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है सेकेंड, ये किसकी यूनिट है, समय की, ठीक है। तो अगर हम 1 सेकेंड की डेफिनेशन देखें तो एक सीजियम क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक जिसको बोलते हैं, सीजियम की, सीजियम एक एलिमेंट होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसकी जो परमाणु घड़ी होती है वो 9192631770 इतने कंपन जितनी देर में करती है वो 1 सेकंड के बराबर होता है ना। इतने नंबर्स ऑफ कंपन जितनी देर में करेगी वो हमारा 1 सेकंड के बराबर होता है। इसको बस जानते रहिए आप लोग, ठीक है। फिर अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो मान लीजिए 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, सॉरी, जिनकी लेंथ जो है इनफाइनाइट लेंथ के हैं,
ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ के दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली रखे हुए हैं। तो जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उनके बीच जो जितना फोर्स लगता है या वो एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उससे हम एम्पियर का मेजरमेंट करते हैं। देखिए, अगर डेफिनेशन देखेंगे तो एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में, ठीक है, निर्वात मतलब कि जहां पे एयर ना हो, एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल आरोपित करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास दो, अब जनरली सबके घर में लाइट होगी, तो मान लीजिए हमारे पास दो वायर है, हमने ऐसी जगह रखा जहाँ पे एयर नहीं है, निर्वात है ना भाई, पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे निर्वात है। या हमारे पास हमने ऐसा ही कोई सिस्टम बनाया जहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं, हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एयर को निकाल दिया, ठीक है। अब वहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर हमने रखे और उसमें हमने कोई करंट फ्लो कराया। तो जब जो दो क्या करेंगे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, मतलब दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे। वो फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, अगर इतनी फोर्स की वैल्यू है, उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो हमारी क्या होगी, 1 एम्पियर के बराबर करंट होगी। एक नेक्स्ट डिफिनेशन देखें कि चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित, ये तो देखिए, ये तो सीधे क्या नाम है आपका फार्मूले पे है कि अगर हम बात करें Q = IT होता है, दैट मीन्स Q आवेश होता है, I करंट होता है, T समय होता है, ठीक है। तो जो हमारा आवेश होता है Q = I × T, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर हम बात करेंगे I की तो हो जाएगा Q/T, यानी कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित होने पे जो धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करें केल्विन। केल्विन क्या होता है कि केल्विन जो हमारी है वो यूनिट है हमारी टेम्परेचर की। जनरली आप देखिए टेम्परेचर को प्रैक्टिकली अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कहते हैं कि फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, कई यूनिट होती है, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन को ही हमने फंडामेंटल SI यूनिट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, जल का एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है कि वो जल 3 फेज में होता है। जब आप हीट करिए तो जो जल होता है वो क्या हो जाएगा, आपका वाष्प में बदल जाएगा। अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो आपका बर्फ में बदल जाएगा। तो ये तीनों फेज हो गए, बर्फ, जल और वाष्प, ठीक है। अब देखिए, ये वाष्प क्या है, वाटर का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, गैस नहीं, वाष्प, ध्यान रखिएगा, गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, वाष्प की बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों फेज जो है एक ऐसा टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसपे ये तीनों पॉइंट एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन पे होता है, ठीक है, जिसपे इसकी तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तो अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 1/273.16 जो होगा ऊष्मागतिकी ताप का इतना पार्ट जो होगा उसको हम एक केल्विन के बराबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम कैंडेला की बात करें या लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए ये एक्चुअली में फोटोमेट्री एक अलग डिवीजन होता है साइंस का, एक अलग क्या नाम है भाग होता है जिसमें हम जो हमारी लाइट होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी इज अ यू नो मेजर ऑफ अ वेवलेंथ वेटेड पावर इमिटेड बाय अ लाइट फोर्स। मतलब कि वेवलेंथ जो होगी, कितने वेवलेंथ की कोई लाइट है वो उसके द्वारा, मान लीजिए एक फिक्स वेवलेंथ है तो उसके द्वारा कितना जो है पावर जनरेट किया जा रहा है, ठीक है।
कोई लाइट फोर्स है, उसकी एक फिक्स वेवलेंथ होती है, उसके द्वारा कितना जो है वेटेड पावर जनरेट किया जा रहा है एक किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल पे। अब सॉलिड एंगल की अगर बात करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 3D एंगल जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है, तो जब लाइट आती है तो वो 3D एंगल में आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एक सॉलिड एंगल पे लाइट आई, उसकी वेवलेंथ कुछ थी, समथिंग जो भी है, ठीक है, उसके द्वारा कितना पावर जनरेट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी ब्लैक बॉडी की बात करें, ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, जिसमें कोई भी प्रकाश जाता है तो पूर्ण रूप से ऐसा माना जाता है कि उसको अवशोषित, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो अगर बात करेंगे कि किसी भी हिंदी में बोलेंगे कृष्णिका, किसी भी ब्लैक बॉडी के 1/6 5 × 0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में, मान लीजिए कोई हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जो आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर प्रकाश को नहीं निकलने देती है। तो अगर वहां पे आता है तो उस ब्लैक बॉडी के 1/6 5 × 0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में ज्योति की तीव्रता को एक कैंडला कहते हैं, है ना। इतने एरिया के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी आने वाली लाइट है उसकी तीव्रता होगी, उसी को हम कैंडला से डिसाइड करते हैं। जबकि एक कंडीशन ये भी दिया हुआ है कि जो तापमान है आपकी ब्लैक बॉडी का जो हमने कंसीडर किया हुआ है वो 2042 केल्विन के बराबर और जो प्रेशर है वो 101,325 पास्कल हो या 1.01 मेगा पास्कल हो। दैट मीन्स कि आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। मोल की बात करें तो कोई भी पदार्थ है उसको जब हम मेजर करते हैं तो जिस क्वांटिटी में मेजर करते हैं उसको हम, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, कुछ भी है, तो अगर उसका अणुभार या परमाणु भार जितना होता है, ठीक है, उतने ग्राम अगर हम पदार्थ को कंसीडर करें तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब जैसे आप बात करिए नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, है ना। और एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो 14 होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो N2 मतलब कि 28 हो गया। तो अगर आप देखेंगे 14 मतलब कि अगर वेट की बात करेंगे, एटॉमिक वेट, तो हो गया 14। तो 14 ग्राम द्रव्यमान में जो अवेलेबल अणु होते हैं वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एक मोल ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। यह एक, अब इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, 6.023 इंटू 23, क्योंकि इसको एवोगाड्रो ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था तो इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे कार्बन 12 के बारे में, तो अगर कार्बन 12 का 12 ग्राम द्रव्यमान जो होता है उसको हम कंसीडर करें तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु आपको मिलेंगे, ठीक है। या आप जल की बात करिए तो जल का आप देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 मोल क्या नाम है हाइड्रोजन कंसीडर किए गए हैं तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो आपके है, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 इंटू 2 करेंगे 16, तो 16 + 2 18 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम 18 ग्राम कंसीडर करते हैं तो उसमें जो है आपके 6.023 इंटू 10⁻23 जो है वो एटम पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट की। तो सप्लीमेंट्री मतलब कि पूरा, है ना।
इसके बारे में बात करेंगे तो हमने जैसे कि पहले भी बताया था आपको, रेडियन। रेडियन क्या होता है, जो कि प्लेन एंगल को 2D, जो 2 डायमेंशनल एंगल होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो मान लीजिए ये हमारा कोई भी स्मॉल एल लेंथ की जो है वो आपका एक आर्क लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी इस आर्क के द्वारा सॉरी, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे क्या एंगल क्रिएट किया जा रहा है, उसको अगर हमको मेजर करना हुआ, मान लीजिए रेडियस आर है, तो वो एंगल जो होगा वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक रेडियन की डिफिनीशन देखें, यदि चाप की लंबाई L तथा वृत्त की त्रिज्या R के बराबर हो तो समतल कोण का मान 1 रेडियन होता है, ठीक है। यदि चाप की लंबाई L जो है वो आपकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, आप समझ रहे हो ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, चाप अपान रेडियस, है ना। तो अगर हम जो चाप की लेंथ है, आर्क लेंथ है, उसको हम रेडियस के बराबर कर दें, जितनी लेंथ हमारी रेडियस की है उतना ही हम ये आर्क लेंथ कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 1 हो जाएगी, वही आपके 1 रेडियन का मान हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं सॉलिड एंगल, या सॉलिड एंगल को जब हम बात करेंगे तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करेंगे, स्टेरेडियन में, ठीक है। इसको बोलते हैं घन कोण। तो घन कोण जो होता है उसका मात्रक हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन। अब गोला, कोई गोला कंसिडर, देखिए वृत्त तो गोले में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंस इन सर्किल एंड स्फीयर, देखिए गोला क्या होता है, वो वृत्त का 3 डायमेंशनल रूप होता है ना। देखिए जब अगर वृत्त करेंगे, आप वृत्त कंसीडर करेंगे तो उसको हम किसी एक प्लेन पे बना सकते हैं, एक सिंगल प्लेन पे हम वृत्त को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन गोले के साथ ऐसा नहीं होगा। देखिए आप, आपकी जो बॉल है, आप देखिए उसमें एक तीसरी डायमेंशन भी आ जाती है, हाइट। अब वो बात अलग है कि जो गोला होता है उसकी रेडियस हर जगह इक्वल होती है, तो उसकी हाइट जो होगी वो 2D के बराबर हो जाएगी सेंटर पे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे घन कोण की, अगर हम मान लीजिए कि कोई भी गोला है और इसका ये, इसके पृष्ठ पे क्षेत्रफल a है, तो इस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो बनने वाला कोण है, घन कोण जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया। मान लीजिए आपकी बॉल है, आप बॉल पे एक ऊपर सर्कल बना लीजिए, तो वो मान लीजिए स्मॉल ए एरिया का है। ये जैसे ये पूरी बॉल है, इस पे हमने एक छोटा सा बनाया एरिया, ये ए एरिया का, तो इसके द्वारा जो इसके सेंटर पे एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, वो सॉलिड एंगल क्या होगा कि ये टोटल एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, टोटल एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, घन कोण हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिफिनीशन देखें तो घन कोण का मान सतह के क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि एक स्टेरेडियन की डिफिनीशन क्या होती है, तो वही चीज कि अगर एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है, सतह पे जो क्षेत्रफल है, वो जो है आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, है ना, तो हमारा जो एंगल आएगा उसको हम स्टेरेडियन कहेंगे। अब देखिए कुछ हमारे पास मीट्रिक सिस्टम में जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका किस तरीके से हम डिफरेंट यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं और क्या क्या मान होते हैं, कब हम कौन सा मान इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ की, ठीक है, या किसी भी यूनिट के सामने अगर क्वांटिटीज लगी हुई हैं, ये लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो उसमें
आप क्या कंसीडर करेंगे? जैसे कि आपको कोई बोल दिया एटो या फेम्टो, ठीक है, तो इसका इसका मतलब आप क्या समझेंगे? या पीको, नैनो, कुछ भी कोई भी क्वांटिटी अगर आपको कोई बोलता है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे जुड़ सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसके सामने कोई मीट्रिक प्रणाली, मतलब कि मीट्रिक प्रणाली मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर के रूप में कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, तो उसको 10 की पावर के रूप में आप क्या समझेंगे? उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखिए, अगर 10 की पावर 1 लिखा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे डेसी। जैसे आप मेजर करते होंगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है। तो अगर हम 10 की पावर 1 की बात करें तो हमारा डेसीमीटर हो जाएगा, लेकिन अगर -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 10 की पावर 2 की बात करें तो डेका होता है, लेकिन अगर -2 हो गया तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और अगर बात करेंगे मिलीमीटर की तो -3 होता है, ठीक है, 1000 होते हैं, ठीक है। अगर माइक्रो की बात करेंगे तो 10⁻⁻6 होता है। अगर नैनो की बात करेंगे तो 10⁻⁹ होता है। पीको की बात करेंगे तो 10⁻12 होता है। उसके अलावा फेम्टो और एटो, फेम्टो 15, एटो 18। तो अगर आप देखें तो याद करने का बहुत सीधा सा, याद मत करिए, समझिए पहले कि क्या चीज़ है। अगर हम सेंटी की बात करें तो आपको पता है 100, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। भाई 1/100 कर दोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डेसीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻1, ठीक है। फिर अगर से मिलीमीटर की बात करें 10⁻⁻3। कैसे? 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर, ओ 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000, 10⁻3। ऐसे ही माइक्रो की बात करेंगे तो 10⁻6। उसके बाद फिर नैनो की बात करेंगे 10⁻9। और पीको की बात करेंगे तो 10⁻12। फिर फेम्टो की बात करें 15। और फेम्टो के बाद अगर हम एटो की बात करेंगे तो -18। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। नैनो का एन से होता है, माइक्रो का म्यू से होता है, और मिली का एम से होता है, ठीक है। सेंटी का आप जानते होंगे सी से। अब सेम चीज़ अगर पॉजिटिव में बात करेंगे तो डेका, डेका मीटर 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। फिर ऐसे किलो 10⁻, ओ सॉरी, डेका मीटर 10⁻1, हेक्टोमीटर 10⁻2, किलोमीटर 10⁻, किलो। देखिए आप देखते होंगे जब भी हम, जैसे कि अभी मैंने बोला किलोमीटर, तो पीछे हमने मीटर लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि कोई जरूरी है कि ये मीटर के साथ ही आए, हो सकता है किसी अन्य क्वांटिटी के साथ भी आ सकती है। किलो की अगर बात करेंगे तो 10⁻3, ये आपको पता होना चाहिए। हेक्टो की बात करेंगे 10⁻2, डेका की बात करेंगे 10⁻1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मेगा की बात करेंगे 6, गीगा की बात करेंगे 9, टेरा की बात करेंगे 12, पेटा की बात करेंगे तो 15, और एक्सा की बात करेंगे 18। उसके अलावा कुछ लेंथ की यूनिट होती हैं। लेंथ को जनरली हम लोग, जैसे कि हमने एमकेएस में पढ़ा, किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर माइक्रोन की बात करेंगे तो 10⁻6 माइक्रोमीटर, या माइक्रोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। नैनो की बात करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया 10⁻⁹ होता है, तो मीटर में जोड़ दीजिए 10⁻9 मीटर। फिर एंगस्ट्राम एक क्वांटिटी है, ये लेंथ के लिए यूज होती है, जिसमें -10 होता है, ठीक है। फर्मी के लिए 15 होता है, आपको पता होगा। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
ये होता है 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और लाइट ईयर की बात करेंगे तो 9.46 10⁻15 पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक में 3 पॉइंट समथिंग कुछ, क्या नाम है, अराउंड 3 के आसपास जो है वो प्रकाश वर्ष होते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। कुछ एक और क्वांटिटीज हैं जैसे कि एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये अगर हम एयू और एएमयू, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। एयू में 10⁻11 आता है और एमयू की बात करें तो इसमें -27 आता है। वो प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो एक एमयू जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो होती है 1.66 10⁻27 के बराबर। और मिलीग्राम का अगर हम किलोग्राम में कन्वर्जन देखेंगे, एक मिलीग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 10⁻⁻6। अगर ग्राम की बात करेंगे तो -3। उसके अलावा अगर पाउंड की बात करें तो 0.453 किलोग्राम होता है। एक पाउंड बराबर 0.453 किलोग्राम। और अगर आप एक किलोग्राम बराबर देखेंगे तो 1/0.453 कर दीजिए तो उतना आ जाएगा। एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, ये सबको पता है। और एक टन बराबर जो होता है वो 1000 केजी या 10 क्विंटल के बराबर होता है। अगर ऐसे सेम चीज़ हम समय की देखें तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। ये आपके कुछ प्राइम क्वांटिटीज़ हो गए जिसको हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब कुछ देखते हैं डेराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। डेराइव क्वांटिटीज़ मतलब कि जो आपकी ऐसी राशियाँ जो क्या नाम है, आपकी भौतिक राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनसे बनती है। तो अगर उसके बारे में देखें तो क्षेत्रफल, एरिया की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की जो यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है, मीटर होती है ना, फंडामेंटल यूनिट। तो किलोमीटर होती है, उसको मीटर में भी मेजर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सेम चीज़ आयतन की बात करें तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो एक प्लेन में होता है। आयतन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, 3D हो जाता है, ठीक है। इसमें प्लेन के साथ साथ हाइट भी कंसिडर करी जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन और दूरी में अंतर होता है, बात समझिए। अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे। लेकिन अगर हम दूरी की बात करेंगे तो आप मान लीजिए कि आप घर से निकले और मॉर्निंग में लौट के आप फिर इवनिंग में आप घर चले आए, तो आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक होगी। जबकि दूरी क्या होगी, जहाँ जहाँ आप गए होंगे वो टोटल लेंथ मानी जाएगी, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड जो है वो आपकी वेग की यूनिट हो गई। ऐसे ही बात करें तो एक्सीलरेशन की या त्वरण की, तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन होता है। तो जब रेट की बात करते हैं तो रेट मतलब क्या हो गया कि आपका, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, समय के रिस्पेक्ट में। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे समय का मात्रक आएगा और वेलोसिटी का मात्रक आएगा। वेलोसिटी का मात्रक आपको पता है, अभी हमने देखा है, मीटर पर सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा अगर फोर्स की देखें तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma। m क्या होता है, मास या द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। अब आपको पता है मास का केजी होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, मास का मात्रक। और a का मात्रक अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे बल का
तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक और क्वांटिटी के नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आप याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही कार्य, तो कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में, लंबवत दिशा में विस्थापन। अब बल की यूनिट अभी हमने देखी न्यूटन, और विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जूल। तो अगर हम बात करेंगे जूल की, तो जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात करें पावर की, तो यूनिट टाइम में किया गया कार्य, है ना, एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है, सामर्थ्य या पावर होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी यूनिट अगर हम देखेंगे तो कार्य का मात्रक अभी हमने जूल देखा था, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं वाट। सेम अगर घनत्व के बारे में देखें या डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है कि कितने जो मॉलिक्यूल्स है किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पदार्थ के कितने क्लोज हैं, कितने क्लोजली पैक हैं, वो हमारी डेंसिटी बताती है, ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, केजी, आयतन का मीटर क्यूब, हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। तो केजी पर मीटर क्यूब जो हो गया वो हमारी डेंसिटी की यूनिट हो गई, ठीक है। ऐसे बल आघूर्ण की बात करें तो बल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट के चारों तरफ हम घुमा रहा है, वो फोर्स जिस पॉइंट के चारों तरफ घुमा रहा है, या जिस पॉइंट को फिक्स करके हम एक एन को मूव कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, है ना। तो दूरी की मात्रक, लंबवत दूरी यानी कि दूरी का मात्रक हमारा मीटर हो गया, और बल का मात्रक हमारा न्यूटन हो गया। तो अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो उसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ऐसे ही एनर्जी की बात करते हैं तो आपको पता है गतिज ऊर्जा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है हाई वेलोसिटी से, या जिसमें वेग होता है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है उसकी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जैसा आप लोग जानते होंगे। तो के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे हाफ, तो क्या हो गया हमारा, वो क्या नाम है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। एम की बात करें, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, और वी का होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखिए जिसको क्या बोलेंगे, हम जूल बोलेंगे, ठीक है। जूल कैसे होता है, देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी। अब देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर हम जूल को देखें तो क्या होता है, न्यूटन मीटर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा न्यूटन हो जाएगा, एक मीटर जो बचा रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा की यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी। ऐसे ही अगर संवेग की बात करें तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या होता है, एकांक समय में, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है, एकांक टाइम में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है ना, यही तो होता है। तो 1/, क्या होता है, समय अंतराल या टाइम। तो समय अंतराल का टाइम होता है 1/, सेकेंड होगा, तो सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं, है ना। आप फ्रीक्वेंसी देखते होंगे तो कभी सेकंड की पावर -1 नहीं लिख रही थी उसकी, हर बार हम हर्ट्ज लिखते हैं। कोण का आपको बताया हुआ है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो जैसे कि हमारा सामान्य वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कोणीय विस्थापन बटे समय हो जाएगा, और कोणीय विस्थापन को हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए
तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसे अगर कोणीय त्वरण की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ पे क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एंगुलर है तो एंगुलर के लिए रेडियन होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दाब की बात करें तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इससे एक नई क्वांटिटी आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम आर स्क्वायर। एम क्या होता है, मास होता है, और उस पॉइंट की सेंट्रॉइड से दूरी जो होती है वो आर होती है। ठीक है, तो अगर हम सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो यह हो जाएगा एम मास का केजी और दूरी का सेकेंड स्क्वायर। आवेश की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया Q इक्वल टू आई टी होता है, और आई क्या होता है, विद्युत धारा होती है, टी होता है समय। विद्युत धारा का मैंने आपको एम्पियर बताया था, और समय का टाइम सेकेंड होता है, जिसको हम कूलाम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें सरफेस टेंशन की तो बल बटे लगने वाला जो क्या नाम है, जो किसी पृष्ठ के लिक्विड के जो सरफेस होता है उस पर कितना फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ अप्लाई किया जा रहा है, उसी को हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो फोर्स की अगर यूनिट देखेंगे तो न्यूटन होती है, और लेंथ की यूनिट देखेंगे तो मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर जो होता है वो हमारा सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की यूनिट हो जाएगी। विकृति की बात करें या स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो डिफिनेशन होती है या जो स्ट्रेन होती है उसको हम ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना हमारा लेंथ में चेंज हुआ है वो मेजर स्ट्रेन बताता है। तो दोनों मीटर की यूनिट, तो ये यूनिट लेस हो जाती है क्वांटिटी। ऐसे ही प्रतिबल की बात करें तो, या स्ट्रेस की बात करें तो ये इंटरनल फोर्स होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया मतलब कि कोई बॉडी पर यूनिट एरिया पे कितना जो है रेजिस्टेंस लगा रही है। तो उसकी बात करें तो फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें Q की या विशिष्ट ऊष्मा, जिसको S से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो S क्या होता है, विशिष्ट या स्पेसिफिक हीट होती है। तो उसकी यूनिट की बात करेंगे तो Q बाई एम इंटू टी। एम क्या होता है, मास, और टी क्या होता है, टेम्परेचर, है ना। तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी, ऊष्मा की कैलोरी होती है, एम मास का किलोग्राम, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी केजी पर सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी को हम जूल में भी व्यक्त करते हैं। उसके अलावा वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बल बटा आवेश होता है। अब बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। चलिए इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।